हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSR स्टडी में। हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और इससे आगे 2-3 और हैं कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं इसमें आपको 2 टॉपिक पढ़ाऊँगा। सबसे पहला, सेंट्रल डोगमा क्या होता है। इसे इंग्लिश में भी सेंट्रल डोगमा ही बोलते हैं, ठीक है ना। और इसे हिंदी में कहते हैं आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत। हम इसे पढ़ेंगे कि होता क्या है। आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा क्रैश कोर्स कहीं नहीं मिलेगा जैसा मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें DNA से संदेश वाहक RNA, संदेश वाहक का मतलब होता है M से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। से mRNA और RNA से प्रोटीन बनाने की क्रिया में एक सूचना का संचार एक ओर से दूसरी ओर होता है। इसमें ऐसा होता है, मतलब जो DNA होता है, DNA से जब RNA बनता है, RNA जब प्रोटीन बनता है तो उसमें जो जो प्रोटीन होती है, जो सूचनाएं होती हैं वो संदेशवाहक होती है, एक दूसरे से एक तरफ से दूसरी ओर जाती हैं। इसे ही आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत कहा जाता है। इसे ही और कहा जाता है सूचना संचार में इस एक दृश्य संचार के विचार द्वारा को क्रिक ने दिया था। जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था उनका नाम था क्रिक ने इसे दिया था। अब मैं आपको इसे थोड़ा चित्र से समझाऊँ। जैसे मैंने यहाँ बनाया, जैसे DNA में क्या होता है कि mRNA जो संदेश भाग होता है वही और ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की हो रहा है आपका रेप्लिकेशन। तब इससे RNA बनता है, तब RNA से ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब तुम सोचो, जैसे प्रोटीन से RNA बने, RNA से DNA बने, तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। इसका प्रोसेस उल्टा कैसे होता है, तो उससे बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। थॉमस वेलिस में सन में RNA से DNA का निर्माण होता है। इस क्रिया की खोज टिमिन तथा विटिमोर ने की। इन्होंने इसे उत्क्रम अनुलेखन या टर्मिनेशन नाम दिया। यह वास्तव में RNA निर्देशित DNA संश्लेषण है। इसमें DNA से, जैसे उसमें बना था DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें RNA से हमने क्या बना दिया, DNA से बनने के बाद आपको बनेगा RNA, RNA से आपको क्या बनेगा, प्रोटीन। इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये टॉपिक आपके एग्जाम में आने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा जो नंबर आएंगे ना, वो आपके 5 और 6 चैप्टर्स आएंगे। अगर आपने इन्हें तैयार कर लिया, अपने अगर दोनों चैप्टर को, तो समझ लो आपने लगभग 18-20 नंबर तैयार कर लिए, क्योंकि 2 चैप्टर ही इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले क्या था, उसमें 3 चैप्टर थे, लेकिन इस कोविड-19 की वजह से इसमें 2 चैप्टर कर दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, अनुलेखन। अनुलेखन होती क्या चीज़ है कि, तो आपके एग्जाम के लिए इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको पहले बताया था, तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी आपका और भी टॉपिक आएंगे, जिसमें से एक अंगुली छापन है, फिंगरप्रिंट, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आज पढ़ते हैं हम अनुलेखन क्या होता है। DNA में GAT लिपि में आवाज प्रोटीन संश्लेषण की सूचना को RNA से GCAU, मैंने RNA में क्या होता है, यहाँ पर यूरेसिल होता है, और DNA में क्या होता है, यहाँ पर थायमिन होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया क्या होता है GCAT, क्योंकि आपको इनकी फुल फॉर्म अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप पीछे जाकर पढ़ सकते हैं। इसी पर ये चैप्टर आगे बढ़ता है, ठीक है। लिपि ने अनुलिपीकरण की क्रिया को अनुलेखन या लिप्यांतरण कहते हैं। DNA से RNA क्या बोलते हैं, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जो DNA से RNA बनता है उसमें क्या होता है, यहाँ थायमिन होता है, और RNA बनने के बाद यहाँ पर क्या बन जाता है, यूरेसिल बन जाता है, ठीक है। GCAU बन जाता है किससे, GCAT से। उसके बाद है नीचे
आपका अनुलेखन का स्थान व समय। अनुलेखन कोशिकाओं के केंद्र के अंदर होता है। कहाँ होता है? कि कोशिकाओं के जो केंद्र होते हैं, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, जो केंद्र होते हैं ये उनके अंदर होता है। यह कोशिका चक्र की इंटरफेस की जीवन व G2 उपावस्थाओं में होता है। कहाँ होता है? जीवन व G2 की उपावस्थाओं में होता है। अगर आपको नहीं पढ़ा तो ये आपको फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ाया गया था। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। उसके बाद है आपका अनुलेखन की खोज। यहाँ पर मैंने अभी राइटर के नाम नहीं लिखे, मैं आपको इसे थोड़ा आगे बताऊंगा। ठीक है, हम इसमें पढ़ते हैं अनुलेखन के लिए आवश्यक सामग्री क्या होती है। नंबर 1, एंजाइम। यह आपको जरूरी है पढ़ना, उसके बाद ही जो हमारी आएगी थोड़ी वो आपको समझ में आएगी। इसमें अनुलेखन की आवश्यक सामग्री। नंबर 1 है एंजाइम। आरएनए पॉलीमेरेज तथा इससे जुड़ा एक सिग्मा फैक्टर होता है, मतलब जो इसमें क्या होता है, एक सिग्मा फैक्टर होता है। दूसरा इसमें आरएनए टेम्पलेट। ठीक है। तीसरा इसमें चारों प्रकार के राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफास्फेट्स, ATP, GTP, CTP और UTP। ठीक है ना। वो उसके बाद है आपका 4th, धातु आयन मैग्नीशियम अथवा Mn+ सहायक के रूप में होते हैं। क्या होते हैं? कि ये इन्हें सहायता प्रदान करते हैं। अनुलेखन की इकाई। DNA में अनुलेखन इकाई के 3 मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1 प्रमोटर, नंबर 2 संचारात्मक जीन्स, नंबर 3 टर्मिनेटर। हम इन तीनों को पढ़ेंगे आज क्या होते हैं। हम पढ़ते हैं इसमें अनुलेखन की क्रियाविधि क्या होती है। ठीक है ना। इसमें आपका प्रोकैरियोटिक जीवों में तो इसमें नंबर 1 है आपका क्या? प्रमोटर। ठीक है, हिंदी में यहाँ पर प्रमोटर लिख लेना, प्रमोटर। DNA से RNA बनाने के एंजाइम RNA पॉलीमेर अहम भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? ध्यान से पढ़ना। DNA से RNA बनाने में एंजाइम जो होता है RNA पॉलीमेर अहम भूमिका निभाता है। जो RNA जो एंजाइम होता है ना पॉलीमेर, वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जैसे यह एक DNA में ट्रांसक्रिप्शन बबल्स बनाता है। इसमें क्या 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 बनते हैं? बबल्स बन जाते हैं। वही मैं अभी आपको चित्र में दिखाऊंगा बबल्स क्या होते हैं। अब RNA पॉलीमेर को आगे बढ़ाने का कार्य सिग्मा करता है। जो सिग्मा होता है वो इसे जो पॉलीमेर होता है RNA वो इसे आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात सिग्मा निकल जाता है, इसलिए इससे प्रमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्रमोटर कहते हैं। नंबर 2 इगोलेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक जीन्स। ठीक है। इसमें एंजाइम RNA पॉलीमेर की दीर्घकरण का कार्य करता है। जैसे जैसे RNA पॉलीमेर DNA पर आगे बढ़ता जाता है, DNA कुंडलन व द्रवण होता रहता है। इस प्रकार RNA पॉलीमेर पुकुरता के नियम का पालन करते हुए चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड का उपयोग करता है और RNA की नई श्रृंखलाओं का निर्माण 5' व 5'3' दिशा में करता है। से दीर्घकरण के दौरान RNA का केवल छोटा सा भाग RNA से जुड़ा रहता है, शेष भाग DNA से पृथक रह जाता है। ठीक है ना। ये आपने ध्यान से पढ़ा है नहीं? चलो मैं एक बार आपको फिर रिपीट करता हूँ। एंजाइम जो होता है RNA वो जो क्या होता है पॉलीमेर की दीर्घकड़ी कार्य करता है, मतलब वो एक कार्य करता है जिसमें RNA पॉलीमेर जो DNA होता है वो आगे बढ़ता रहता है और DNA कुंडलावर्त व द्रवण होता है। इस प्रकार जो मतलब जो RNA होते हैं वो पॉलीमेर पुकुरता के नियम पर पालन करते रहते हैं। अब उसमें आपका एक हो रहा है नीचे आपका टर्मिनेटर क्या होता है। मैंने अभी आपको 3 पढ़ाए थे, उसमें लास्ट आपका टर्मिनेटर क्या होता है।
जीन्स के दूरस्थ सिरों पर उपस्थित समापन स्थल पर पहुंचने वाला डीएनए श्रृंखला उससे अलग हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये अलग हो जाता है और आरएनए का संश्लेषण समाप्त हो जाता है। संपन्न स्थल पर नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम विलोमीयबद्ध अर्थात आगे तथा पीछे दोनों ओर से समान, जैसे CG 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 तथा AT 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 होता है। इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया में श्रृंखला समापन के लिए एक विशेष प्रोटीन होता है जिसे रो फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रो फैक्टर कहते हैं। नंबर 1 आ गया आपका एंट्रिएशन। क्या होता है इसमें आपका, मैंने यहाँ पर डीएनए जो बनाया वो 2-3 पन्नों की सहायता से बनाया जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। इसमें क्या होता है 3-5 जो कि 3 इसे हम टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। और जो कि 5 जा रहा है, आप इसे देख सकते हैं, हम इसे कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। और इसमें जो हमने अभी आपको बताया था कि एक आरएनए पॉलीमेर होता है। क्या होता है? एक आरएनए पॉलीमेर होता है जो एक सतह पर जुड़ा रहता है और इसके बीच में क्या होता है? ये सिग्मा होता है। क्या होता है यहाँ पर? सिग्मा होता है। यहाँ पर सिग्मा होता है और ये फिर ये मतलब ये मैंने आपको बताया था बबल्स होते हैं, पॉलीमेर बबल्स होते हैं जो इसके अंदर जाते हैं। तो जो ये होता है जब ये इसके अंदर जाता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? प्रमोटर कहते हैं। उसके बाद है आपका दूसरा है बी इवोल्यूशन, जो दूसरा होता है। इसमें भी सब कुछ यही होता है और इसमें जो सिग्मा होता है वो बाहर निकल जाता है और ये अंदर पहुंच जाता है डीएनए के, और आपके आरएनए की कॉपी यहाँ पर बनने स्टार्ट हो जाती है। क्या है कि यहाँ पर आपके आरएनए की कॉपी बननी स्टार्ट हो जाती है। तीसरा है आपका टर्मिनेशन। क्या होता है? टर्मिनेशन ये होता है, ये पहले वाले में क्या था, यहाँ से वो आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर आ गया था। अब क्या होता है, जो आरएनए होता है उसकी कॉपी अलग हो जाती है और आरएनए जो पॉलीमेर है यहाँ पर ये आगे एंड में पहुँच जाता है और यहाँ पर लास्ट सीमा पर जाकर ये क्या होता है कि आरएनए की एक कॉपी अलग बना लेता है, जिसे हम आरएनए पॉलीमेयर कहते हैं, जो खाली स्थान है। और इसे जो कॉपी बना है आपका, हम इसे रो फैक्टर कहते हैं। ये आपके आरएनए की कॉपी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन कैसे होता है। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन केंद्र के अंदर होता है। इसे एमआरएनए में दो विशेष प्रकार के खंड होते हैं, एमआरएनए संदेश वाहक आरएनए। ठीक है ना। ये इसमें 2 प्रकार के खंड होते हैं। नंबर फर्स्ट इसमें एक्शन, इसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचना नहीं होती। क्या नहीं होती? इसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचना नहीं होती। इसमें ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। दूसरा इसमें इंट्रांस, इन्हें प्रोटीन संश्लेषण की सूचना नहीं होती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन के दौरान बनने वाले एमआरएनए, टीआरएनए तथा आरएनए, मैंने आपको इनकी फुल फॉर्म पहले ही बता चुका हूँ, और वो के प्रोसेसिंग होते हैं। इनमें 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमेर एंजाइम होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार जानेंगे क्या क्या होते हैं। नंबर 1 आरएनए पॉलीमेर। फर्स्ट आरएनए में 285 से 185 तथा 5.85 का संश्लेषण होता है। ठीक है ना। इसमें इतना संश्लेषण होता है फर्स्ट में। सेकंड में होता है आरएनए पॉलीमेर। सेकंड में एमआरएनए का संश्लेषण इसमें हो जाता है। ऐसे आरएनए पॉलीमेर थर्ड। तो टीआरएनए का इसमें भी संश्लेषण हो जाता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अनुलेखन की प्रक्रिया को हम निम्न चित्र द्वारा समझ सकते हैं।